स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे कि ईवीएस का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था। जितना भी ईवीएस में आपको पढ़ना है सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। ऑल टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। उन्हीं ऑल टॉपिक से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बनता है मैंने बताया था आपको डिटेल में क्लासें मिलेंगी। तो डिटेल में क्लास ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर आपका 1 होगा। इसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन वाइज यानी एमसीक्यू वाइज प्लस आपको डिटेल में आपको चीज़ें डिस्कस कराई जाएंगी। अगर ये तरीका आप लोगों को सही लगेगा तो बताइएगा, अदरवाइज टॉपिक वाइज अगर थ्योरी पढ़ना है, टोटल थ्योरी के बाद एक साथ में क्या करना है, क्वेश्चन करना है, तो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी पहले। जैसा आप लोगों को सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मुझे लगा कि इस तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, कंटेंट को तैयार किया है। और कंटेंट अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। और आई होप कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार किया गया जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ही। तो मैंने कहा था कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडी यानी ईबीएस को मैंने कहा था टारगेट कराएंगे। ईबीएस आपके पेपर में 30 नंबर का आएगा। आउट ऑफ 30 की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 30 में 30 आप लोग अचीव करें। कोशिश पूरी रहेगी। उसके साथ आपका प्रयास, आपकी जो व्यवस्थाएं होंगी, आप जो तैयारी करेंगे जैसे वैसे आप लोगों की चीज़ें आपकी तैयार होंगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 30 में 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए। तो जो लोग नए होंगे चैनल पे वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और कंटेंट अगर अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। आपके लिए 30 में 30 ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और हर कोशिश किया जाएगा कि किसी भी प्रयास को छोड़ा नहीं जाएगा। हर स्टेप पे प्रयास करके आपको ये 30 में 30 नंबर दिलाने हैं। तो हम इस पे बात करें, जो लेक्चर नंबर 1 है इसका पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। और उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें, पर्यावरण का एक क्वेश्चन है। सर्वाधिक जैव विविधता पूछ रहा है तो आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए फूलों की घाटी में, ऑप्शन नंबर 2 दोरांग की घाटी में, ऑप्शन नंबर 3 शांत घाटी में, ऑप्शन नंबर 4 सूरमा घाटी में। तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक विविधता पाई जाती है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें किसकी, फूलों की घाटी की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें क्या, जल पाई जाती उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे कौन से उष्ण कटिबंधीय, जैसे अगर बात करें तो अमेजन के जो वर्षा वन है वहाँ सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। अब इसमें ऑप्शन में हमारे तो ये सब दिया नहीं गया, हमारे में घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा कि फूलों की घाटी में या फिर दोरांग घाटी में या फिर शांत घाटी में या फिर सूरमा घाटी में, किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो हम अगर बात कर लें किसकी,
फूलों की घाटी में, तो फूलों की घाटी कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दूसरी चीज़ इससे क्या, ये उत्तराखंड में कहाँ पर है? चमोली ज़िले में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये पड़ती है। और ये क्या है? एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है और ये यूनेस्को की सूची में भी ये शामिल है। यूनेस्को की सूची में शामिल है, सूची में शामिल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये इतने क्वेश्चन हो गए कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ये क्या है? एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है और ये यूनेस्को की सूची में भी ये शामिल है। फिर हम बात कर लें किसकी? दोरांग घाटी की। दोरांग घाटी को दोरांग घाटी या दिरांग घाटी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दोरांग घाटी या फिर दिरांग घाटी ये कहाँ पाई जाती है? इसको अगर बात करें तो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में है ये। और ये क्या है? एक पर्यटन स्थल है। ये क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक है, फिर अगर बात करें शांत घाटी की, तो शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल में पाई जाती है। केरल के पलक्कड़ जिले, केरल के पलक्कड़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में। ये भी क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। शांत घाटी जो है वो शांत घाटी में सर्वाधिक क्या होता है? जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन जो डिस्कस किए गए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में। कह रहा एलपीजी के संबंध में असत्य क्या है? एलपीजी के बारे में पूछ रहा है कि एलपीजी के बारे में बताइए, असत्य क्या है? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी मीथेन उत्सर्जन करने में ये काम करता है। ऑप्शन नंबर सी नीली ज्वाला उत्पन्न करता है। या ऑप्शन नंबर डी उच्च ऊष्मीयमान होता है। एलपीजी का क्या कार्य होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो एलपीजी आपको पता होगा एलपीजी क्या होता है। ठीक है, एलपीजी क्या होता है आप सभी को पता होगा। अगर हम बात कर लें इसका क्या, इसका फुल फॉर्म की अगर बात कर लें, तो फुल फॉर्म की अगर बात कर लें तो ल्यूकीफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म हो गया ल्यूकीफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कैसी गैस होती है? इसकी बात करें तो ये कैसी गैस होती है? रंगहीन गंधहीन होती है। रंगहीन तथा गंधहीन होती है। ठीक है, रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है।
इसमें ना तो कोई रंग होता है, ना तो इसमें कोई गंध होता है। लेकिन आप लोग कहते होंगे, दिमाग में आया होगा कि ये जब खुली पड़ी रहती है तो गंध आती है एक, तो वो गंध के लिए क्या होता है, मरकैप्टन, ठीक है, मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, अगर गैस का रिसाव है कहीं तो उसकी इसके गंध की वजह से हमें क्या होता है, पता चल जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गैस के रिसाव का पता कैसे होता है या पता कैसे चलता है, तो मरकैप्टन के उपयोग से गैस का रिसाव जो है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें बात करें ये किसका मिक्सचर है, तो ये किसका मिक्सचर है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ब्यूटेन। प्रोपेन तथा ब्यूटेन का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर ब्यूटेन के सूत्र की बात करें C4H10 होता है, तो इसका क्या होता है, ये मिक्सचर होता है क्या, LPG। और ये दोनों क्या होता है, रंगहीन गंधहीन होता है। लेकिन गंध के लिए हम क्या करते हैं, मरकैप्टन का उपयोग करते हैं। अल्प मात्रा में इसमें क्या होता है, एथेन भी पाया जाता है, ठीक है, बहुत अल्प मात्रा में इसमें एथेन भी पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से LPG में कौन सी गैस नहीं पाई जाती या क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेथेन नहीं पाया जाता। तो मेथेन पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है LPG के संबंध में क्या असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल है, ये सही है। फिर अगर बात करें कि इसकी मेथेन उत्सर्जन करने में इसका उपयोग किया जाता है, तो मेथेन का उत्सर्जन इसमें ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। मेथेन उत्सर्जन करने में इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। नीली ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल नीली ज्वाला ही जलती है, निकलती है इससे, और उच्च ऊष्मीय मान होता है इसका। तो ये चीज़ें सही है। गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। मेथेन उत्सर्जन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दो क्वेश्चन के साथ साथ आपने 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मकर रेखा है या मकर रेखा क्या होती है, ठीक है। तो मकर रेखा क्या है, कितने डिग्री पे होती है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, और भूमध्य रेखा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक मैंने ग्लोब भी लगा रखा है। अगर इधर देखें हम, कह रहा मकर रेखा है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पूछ रहा है, ठीक है। 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, और फिर कह रहा है कि 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ, ठीक है। 2 बार नॉर्थ है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री 2 बार नॉर्थ है। एक को ही हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है, ये हटा दीजिए, ये नहीं है ऑप्शन में, ये नॉर्थ गलत लिखा हुआ है। तो ये मकर रेखा क्या है, ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 23-23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर डी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपसे पूछ रहा है कि मकर रेखा कौन सी है, इनमें से मकर रेखा कौन सी है। देखिए मैंने ग्लोब लगा रखा है, ये आपका उत्तरीय ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणीय ध्रुव हो गया, और ये बीच में आपके ये जो रेखा है, इसे 0 डिग्री कहते हैं,
ठीक है, 0 डिग्री रेखा कहते हैं इसे, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये 23.5 डिग्री जो है उत्तर यानी नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, एन है, यही हमारी क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, यही हमारी क्या है, कर्क रेखा है। और यहीं अगर बात करें हम 23.5 डिग्री साउथ में, ये जो लिखा हुआ है 23.5 डिग्री साउथ में, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो ये आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा आपकी क्लियर हो गई। अब हम अगर बात करें तो हमारे जो ये कर्क रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। कर्क रेखा क्या करती है, हम यहाँ पर अगर बात कर लें, यहीं पर कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। भारत को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है, भारत को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, विभाजित करती है। कौन सी, कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, विभाजित करती है। और अगर बात करें, कर्क रेखा क्या करती है, भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसके लिए मैंने मैप लगा रखा है, अभी कहीं दिखाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मकर रेखा, तो मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो जाएगी, ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा आपको क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये देखिए मैंने आपको कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा से आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो कर्क रेखा से रिलेटेड मैंने आपको ये फिगर लगा रखा है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो उसको मैं आपको बता दूंगा। ये आपकी, मैंने अभी बताया कि ये आपकी क्या है, ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, मैंने अभी कहा कि आप कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। देखो 2 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इसका ये हो गया और दूसरा पार्ट इसका ये हो गया। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य वो कौन कौन से हैं, तो पहला अगर बात करें तो ये पहला है आपका, ये क्या है, गुजरात है। पहला क्या है आपका, गुजरात है। ठीक है, पहला गुजरात है। दूसरा अगर बात करें, ये देखिए दूसरा आपका राजस्थान है। दूसरा आपका राजस्थान है। तीसरा आपका बात करें तो ये देखिए क्या है, मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा मध्य प्रदेश हो गया। चौथा अगर बात करें, ये देखिए ये चौथा आपका है क्या, छत्तीसगढ़ है आपका। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़ है। फिर पांचवे की बात करें तो पांचवा आपका क्या है, झारखंड। ये देखिए ये क्या है आपका, झारखंड है। ये पांचवा हो गया आपका झारखंड। फिर छठे की अगर बात करें तो ये देखिए ये हिस्सा आ रहा है,
किसका? पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का है। फिर ये क्या हो गया? छठे नंबर का हो गया। फिर सातवां देखिए, ये छोटा सा क्या है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है। तो ये सातवां हो गया। और आठवां बात करें तो ये देखिए, ये हिस्सा मिल रहा है किसका? मिजोरम का। तो ये आठवां हो गया मिजोरम। आठवां हो गया मिजोरम। तो ये आपके हो गए क्या? 8 राज्य जो आपके कर्क रेखा पर क्या कर रहे हैं? कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा इनको काटती हुई गुजर जाती है। ठीक है। आप कर्क रेखा से संबंधित अगर आप याद करने का तरीका ये नीचे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें डायरेक्ट, सभी को पता भी होगा, ये बहुत पुरानी ट्रिक हो गई है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। मित्र पर गमछा झार जो है ये बहुत पुरानी ट्रिक हो गई है। तो इसी तरह आप लोग इनको याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे आप इनको लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्या? तीसरा, जो कि क्वेश्चन जहाँ से बन सकता था वो मैंने डिस्कस करा दिया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, यानी कह रहा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, व ऑप्शन नंबर सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1962 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की अगर बात करें तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अगर देख लें तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें कब पारित हुआ था, तो पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर इसमें बात करें तो बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो बाघ परियोजना की अगर बात करें तो बाघ परियोजना 1973 में ये क्या हुई? जारी हुई। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन थे। ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में हम क्या करेंगे? थ्योरी वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वाइज मैंने इसलिए सोचा कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन वाइज क्लियर कराया जाए या फिर आपको पहले थ्योरी यानी डिटेल में आपको पढ़ाया जाए टॉपिक वाइज, ये चीज़ें आप लोग बताएंगे, उसके बाद अगली क्लास उसी के आधारित आपको क्लियर कराई जाएगी। ठीक है। अब हम बात करें किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारा पॉलिटी से है, संविधान से है। जो मैंने बताया था कि 2 टॉपिक आपको संविधान के पढ़ने हैं। ठीक है। 2 टॉपिक आपके मैंने बताया था कि संविधान से पढ़ने हैं, उन्हीं से आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है। ज़्यादा बहुत डिटेल में आपको संविधान से नहीं पूछेगा, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ये कह रहा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये क्या है? संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है। कहाँ से है? संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है। तो संविधान के स्रोत भी पढ़ना है आपको, संविधान की जो भी भूमिका है उसको पढ़ना है, संविधान का निर्माण पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, और आर्टिकल के साथ साथ आपको क्या करना है? सारे भाग पढ़ने हैं और अनुसूचियाँ पढ़नी हैं। ठीक है। तो पहली बात करें क्या, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर से, या ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से लिया गया है क्या मौलिक कर्तव्य? ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें उससे पहले हम अगर देखें क्या ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन
आपातकालीन आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। यूएसए से अगर बात करें तो यूएसए से तो बहुत सारी चीज़ लिया गया है। पहली चीज़ अगर बात करें तो उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है, ठीक है, उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये याद रखिएगा। और क्या लिया गया है यूएसए से? यूएसए से और लिया गया है क्या? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पे महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या ली गई हैं? यूएसए से ली गई हैं। और भी कई चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। तो चीज़ें आपको मैं जब टोटल डिटेल पढ़ाऊँगा संविधान के स्रोत, तो उसमें सब कुछ आपको 1 बाय 1 डिटेल में आपको करवा दूंगा। फिर आपसे कह रहा है कि यूएसएसआर से, तो ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, इसे क्या कहते हैं? सोवियत संघ। अगर यूएसएसआर नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सोवियत संघ, तो ऑप्शन आप टिक करिएगा। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर चलें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी संविधान से रिलेटेड है। संविधान से रिलेटेड ही है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, ये पूछ रहा है। कह रहा है संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रगान को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 21 मई 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 13 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1949 को। यह 49 नहीं, यहाँ 50 होना चाहिए। ये आपका होगा क्या? 50 होगा। इसको कट करके हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 24 जनवरी 1950 होगा। ये ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा 24 जनवरी 1950। इनमें से पूछ रहा है कि किस दिन यानी किस डेट को राष्ट्रगान क्या किया गया था, अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा पूछ रहा है कब अपनाया गया। तो इसमें सबसे पहली बात कर लें हम क्या? राष्ट्रगान की। ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया कहाँ गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम यानी पहली बार गाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? राष्ट्र यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी सर्वप्रथम कहाँ गाया गया राष्ट्रगान? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 1911 में गाया गया। 1911 में 27 दिसंबर 1911 में क्या किया गया? ये कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में, वहाँ पर इसको गाया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने इसको हिंदी भाषा में क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, हिंदी भाषा में इसको किस भाषा में स्वीकार किया संविधान सभा ने?
क्योंकि ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में था, हिंदी भाषा में इसको स्वीकार किया गया, हिंदी भाषा में अपनाया गया इसे। और कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात कर लें यहीं पर, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 1947 को अपनाया गया। अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे, तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे, पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? अगर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात कर लें, इसका क्या अनुपात होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:2 होता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो ये हो गए आपकी ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा डिटेल जो हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आंसर है आपका 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय ध्वज को भी कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसके निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। लंबाई चौड़ाई इसकी क्या थी? 3:2 थी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए क्या है? ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है क्या? ज्वालामुखी। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है ज्वालामुखी। कह रहा है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो अवस्थित है यानी ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो कह रहा है सिसिली द्वीप पर, या फिर रॉकेज पर्वत पर, एंडीज पर्वत पर, या हवाई द्वीप पर, कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो हम बात कर लें क्या? सिसिली द्वीप पर। तो सिसिली द्वीप पर क्या है? माउंट एटना ज्वालामुखी है, माउंट एटना है, ये याद रखिएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी है। ये भी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब जागृत ज्वालामुखी है। जागृत का मतलब होता है हमेशा इसमें लावा और मैग्मा निकला करता है। ये क्या है? यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये हो गया आपका सिसिली द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन। सिसिली द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्या कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है यहाँ पर? माउंट एटना। ठीक है, यहाँ कौन सी पाई जाती है? माउंट एटना पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें कि इस पे एंडीज पर, तो ये क्या है? ये एक पर्वतमाला है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? ये है इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? इक्वाडोर में है। और ये एंडीज पर्वतमाला पर ही क्या है? कोटोपैक्सी पाई जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 7, जिसका आंसर था सी। तो ये आपका कहाँ से था? ज्योग्राफी से, वो भी ज्वालामुखी से आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका भी क्या है, संविधान से है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहाँ से है, संविधान से है। इसमें आपके अनुच्छेद पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, अनुच्छेद पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पूछे ही जाते हैं। अनुच्छेद 1 से लेके अगर हम बात कर लें 50 तक अगर बात कर लें, अगर आपने याद कर रखा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है। बाकी आप कुछ इम्पॉर्टेंट और आर्टिकल होते हैं, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड होते हैं। राष्ट्रपति के बाद फिर आप बात कर लीजिए कि इसकी प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, ठीक है। फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनसे रिलेटेड आप बात कर लीजिए, इनके न्यायाधीश, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री और कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो स्थानीय निकाय हैं, उनसे रिलेटेड लगभग अगर बात करें 100 से 150 अगर आर्टिकल आपने रट लिया है तो आपका आर्टिकल से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। खैर वो अलग की बात है। हम क्वेश्चन पर आते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या किन अनुच्छेदों में किया गया है। संविधान के समता के बारे में बात कर रहा है कि समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार हमें कहाँ मिला है, कि क्या करना है या किसके खिलाफ हम यानी किसके बराबर चीज़ें हैं। तो समानता की अगर बात की जाए तो समानता का अधिकार हमें कहाँ मिला है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा आंसर है जो कि हमें समता का अधिकार दिलाता है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 हमें शोषण के विरुद्ध क्या करते हैं, अधिकार देते हैं। शोषण के विरुद्ध, ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में हमें क्या मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी पे अगर बात करें 14 से 18 तक, तो 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार मिला है। समानता का अधिकार मिला है। समानता का अधिकार मिला है। ऑप्शन नंबर सी पे अगर बात करें 19 से 23 तक, अनुच्छेद 19 से 23 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है। कहाँ पर, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो 25 से 28 तक हमें क्या मिला हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये हमारे क्या है, आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली। इनके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल आपसे पूछ लेगा कि 15 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आपको एक एक आपको बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास आपकी पॉलिटी ही कर देते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड जो आपके ये क्वेश्चन हैं, इन्हीं से रिलेटेड डिटेल में आपको करा देंगे। उसका नोट्स बना लीजिएगा या फिर इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहीं से आप उसको ले लीजिएगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। पूछ क्या रहा है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार कहें
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 14 से लेकर 18 तक क्या है, हमें समता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब हम बात करें किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम चलें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश विशेष से मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था जब सिलेबस डिस्कस करा रहे थे तो प्रदेश के बारे में बताए थे कि हमारे प्रदेश के बारे में विशेष चीज़ें आपको पढ़नी थी, जैसे नदी पढ़नी थी, झील पढ़नी थी और उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना था। तो ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है प्रदेश का राजकीय क्या है, पक्षी पूछ रहा है। ठीक है, राजकीय पूछ रहा है, राजकीय पक्षी पूछ रहा है। तो राजकीय पक्षी की अगर बात करें, ठीक है, राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो क्या है, आपको पता ही होगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए गौरैया, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉन्च यानी सारस क्रॉन्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी तोता। ठीक है, इनमें से क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो राजकीय पक्षी हमारा क्या है, सारस या फिर क्रॉन्च। अब हम अगर बात करें इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और अगर देखें तो राजकीय पुष्प की बात करें, प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की अगर बात कर लें तो क्या होता है, राजकीय पुष्प क्या होगा, पलाश होगा। फिर अगर बात कर लें किसकी, राजकीय वृक्ष की अगर बात कर लें, राजकीय वृक्ष की अगर बात कर लें तो राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। और अगर बात कर लें पशु की तो पशु क्या है, बारहसिंघा है। ये याद रखिएगा, बारहसिंघा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन और, तो ये आपके टोटल यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का अंतिम सवाल रहेगा, और अंतिम सवाल आपका इम्पॉर्टेंट सवाल होगा, जो कि आपके साइंस से है, जो कि क्या है, आपके साइंस से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है क्या, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यकृत। तो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें अधिवृक्क की, तो ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है, यानी किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, इसे क्या कहते हैं, 4S ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 4S ग्रंथि कहते हैं। ये 2 चीज़ें इस पर याद रखिएगा। फिर हम अगर बात करें किसकी, फिर बात करें पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, फिर हम अगर बात करें पीयूष ग्रंथि की तो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, या फिर इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर इसका वेट बात करें, वजन कितना होता है, तो इसका वजन की अगर बात करें तो 0.6 mm की होती है। पाई कहाँ जाती है अगर बात करें तो स्थान कहाँ, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर, मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है,
ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये पीनियल के बाद, ठीक है, पीनियल के बाद ये सबसे छोटी है, ठीक है, पीनियल के बाद ये क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल के बाद सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल के बाद का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं है और पूछ लिया जाए सबसे छोटी ग्रंथि, तो ऑप्शन लगाएंगे क्या? पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि, जो भी आपके उसमें दिया गया होगा, ठीक है। फिर हम अगर बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर सी पे अगर हम थोड़ा बात कर लें, कह रहा है अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या होता है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं इसे, ठीक है। फिर अगर अग्नाशय के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि होती है। ये क्या होती है? ये मिश्रित ग्रंथ होती है। क्या होती है? ये मिश्रित ग्रंथ होती है। फिर अगर हम बात कर लें क्यों, ये क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों पाई जाती हैं, ठीक है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो अंतःस्रावी होती हैं, अंतःस्रावी जो होती हैं, ठीक है, ये एंजाइम का स्राव करती हैं। इनसे क्या होता है? एंजाइम निकलता है। जो बहिर्स्रावी होती हैं, उनसे क्या होता है? हार्मोन निकलता है। हार्मोन का श्रवण होता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसी में क्या होता है? लैंगर हंस की, लैंगर हंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। फिर आपसे ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यकृत, जो कि यकृत आपका क्या है? राइट आंसर होगा। यकृत के बारे में अगर हम बात करें तो यकृत क्या है? एकमात्र ऐसा अंग है, एकमात्र अंग जो पुनः विकसित की क्षमता रखता है, पुनः विकसित की क्षमता रखता है, ठीक है, पुनः विकसित की क्षमता होती है या रखता है, जो भी है ये याद रखिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। यकृत में और अगर बात करें, यहाँ स्पेस कम है, अगले पेज पे हम बात कर लेते हैं। तो ये अगर हम यकृत में अगर बात करें तो यकृत में हम बात कर लें, मैंने क्या बताया, ये दोबारा पुनः क्या करता है? विकसित कर लेता है। फिर यकृत की अगर बात करें तो यकृत में पूछ लेता है कि कौन सी विटामिन क्या होती है? संचित होती है। तो विटामिन अगर बात करें, विटामिन की बात करें तो ए डी ई के विटामिन जो होती है ये अल्प मात्रा में इसमें क्या होती है? संचित होती है। अल्प मात्रा में क्या होती है? अल्प मात्रा में संचित होती है। अल्प मात्रा में संचय होता है यकृत में इन विटामिनों का। यकृत में हिपैरिन का निर्माण होता है,
हिपैरिन का निर्माण होता है, हिपैरिन नामक एंजाइम का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है, पित्त रस का निर्माण होता है। और यकृत में क्या होता है, भ्रूणावस्था में क्या होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यहीं पर होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, इसी में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यकृत से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो आंसर हमारा डी होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या था, आज का क्लास था। ये हमारी क्या थी, आज की क्लास थी। 10 क्वेश्चन थे। कैसे रहे क्वेश्चन ये आप लोग बताएंगे। कंटेंट अच्छा है तो इसको शेयर करिएगा आप लोग, या फिर अगर कोई बदलाव करने वाला है तो सजेस्ट करिएगा आप लोग, और इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन की एक सीरीज लेक्चर नंबर 1 आपका ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक होगा यानी जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से होगा। अगर इसी से आगे आपके 10 से लेकर 11वें क्वेश्चन से लेकर आपको 20वें क्वेश्चन तक ले जाया जाए, या फिर आपको एक एक टॉपिक को उठा के आपको डिटेल में उसकी व्याख्या करा के आपको पढ़ाया जाए, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे आप लोग, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाएंगे, यूपी डीएलएड के नाम से बना हुआ है, यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ ऐसे जैसे आपको मैंने ये सॉल्व कराया है ऐसे ही ये पीपीटी आपको वहाँ पर भेज देंगे, सेम है जैसे भेज देंगे। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम वाले चैनल को भी, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली क्लास जो होगी वो कल होगी।